Good morning students, this is class 12th and welcome to class 12th. We are doing economics here and our chapter is going on, that is income determination and multiplier. In this chapter we have done saving investment approach and aggregate demand and aggregate supply approach. So today we are doing the full equilibrium. Full employment approach means full एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये हम आज पढ़ने वाले हैं. तो व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? What is full employment equilibrium? Full employment equilibrium is related to where no one is unemployed. जहाँ पर कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड ना हो, जहाँ पर कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड ना हो, यानी कि जितनी जो रोजगार हम कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट यानी जितनी वैकेंसी हो उतने ही पर्सन्स वहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो, या फिर जितने पर्सन्स अनएम्प्लॉयड हैं उतने ही वहाँ पर वैकेंसी हो, यानी कि कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे. ये क्या होता है? यानी जितनी डिमांड है एम्प्लॉयमेंट की, जितनी डिमांड है, वैकेंसी जो है सप्लाई, यानी कि वैकेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है? सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कितना होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए. तो ये क्या होगा? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम प्रूफ होगा. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे प्रूफ होगा? अगर हमारे पास जितनी एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉयमेंट की सप्लाई हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सो इसको डायग्राम में देखते हैं हम. इक्विलिब्रियम का लेवल क्या होता है? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम के आसपास. इसीलिए देखिए जो फुल इक्विलिब्रियम है इसकी हम बात करते हैं. क्या होता है ये? जहां पर फुल इक्विलिब्रियम से मतलब होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, या फिर जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो. जहां पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, ये क्या होता है? हमारा फुल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होती है. ये होती है हमारी कंडीशन ऑफ फुल इक्विलिब्रियम. ये कंडीशन ऑफ फुल इक्विलिब्रियम है. लेकिन देखिए जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फुल इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन आए. कोई ज़रूरी नहीं है कि फुल इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन आए. यानी कि वही बात है कि हमने पहले जो पढ़ा था कि प्लांट सेविंग जो है वो प्लांट इन्वेस्टमेंट के इक्वल ही आए, ये तो ज़रूरी नहीं. या फिर प्लांट सेविंग जो है वो हमारी एक्सपोज्ड सेविंग हो या एक्चुअल में भी वही सेविंग हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता. इसीलिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितनी हमने सेविंग किया है उतनी इन्वेस्टमेंट करें और जितना डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, या फिर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाए, या फिर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाए सेविंग्स, या फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए किससे? सेविंग से. तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती हैं. तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है. क्या आ सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है. यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब क्या है कि अगर हम डिमांड कर रहे हैं वैकेंसी की, जितनी हमें वैकेंसी की डिमांड है सप्लाई उससे ज़्यादा हो, यानी कि 15 वैकेंसी हैं और सप्लाई है 20, तो ये 5% तो क्या रह गए? अनएम्प्लॉयड रह गए.
और ये रियलिस्टिक कंडीशन है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो। फुल एम्प्लॉयमेंट होने का मतलब तो बहुत ही ज़्यादा आइडियल इकोनॉमी होगी, और ऐसा कोई भी इकोनॉमी नहीं है जहाँ पर हमने जो सोचा हो एज इट इज़ वो जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ निकल के आ जाए। तो ये कंपलसरी नहीं है। इसीलिए ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये 2 टाइप का होता है। यहाँ पे 2 कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये 2 कंडीशन आ जाती हैं हमारे पास, 2 कंसेप्ट आ गए हमारे पास इसके, जो कि है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। इसका मीन्स होता है कि जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मीन्स है फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात कर रहे हैं हम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है, ऐसी इकोनॉमी in which ऐसी इकोनॉमी in which the resources, वो रिसोर्सेज जो कि वहां पर अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज किया जाए, आर फुली यूटिलाइज्ड, उन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया जाए। यानी कि जहां पर सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि फुली एम्प्लॉयड हों, सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो, वो इकोनॉमी क्या कहलाएगी, वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये फुल यूटिलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट या रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन क्या है। इसके कहने का मतलब है, देखिए लेबर जो है, लेबर भी एक क्या है, रिसोर्स है। लेबर इज ऑल्सो अ रिसोर्स, लेबर भी एक रिसोर्स है, लैंड एक रिसोर्स है। तो ये सभी जो हैं ये रिसोर्स है, इनका फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं लेबर का, लेबर जो है 100% जो है वो काम करने के लिए रेडी है, यानी कि उनके पास अभी काम नहीं है, दे डोंट हैव वर्क। तो क्या ये फुल इक्विलिब्रियम होगा? नहीं। अगर ये 100 के 100 क्या करते हैं, पूरे तरीके से काम में लग जाते हैं, ये एज ए लेबर वर्क करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। मीन्स देयर इज नो एनी वन पर्सन हु इज अनएम्प्लॉयड हेयर। यहाँ पर कोई भी एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसके पास काम नहीं हो, जो वर्क करना चाहता है और उसके पास वर्क ना हो। ये ऐसा एक भी पर्सन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये कंडीशन है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। अब फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कहाँ पर होती है? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है। ये हम डायग्राम बनाते हैं, देखिए इसका। ये हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की। ये हमारा हो गया एग्रीगेट डिमांड, जिसमें हम कहेंगे C+I। डिमांड हम किसके लिए करते हैं? कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इसमें मैं कहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है उसमें थोड़ा ज्यादा कर दिया। कंडीशन लगा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट तो है ही, अब इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। यहाँ पर लिख लेते हैं वही लेवल ऑफ इनकम देन एग्रीगेट डिमांड एंड
एग्रीगेट सप्लाई। ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब हम इसमें सप्लाई कर्व को बनाएंगे। सप्लाई कर्व देखिए, सप्लाई कर्व जो है यहाँ पर वो है, देखिए अब सप्लाई कर्व यानी कि एडी और एएस जो है वो कहाँ कहाँ पर बराबर हो रहे हैं। एडी और एएस हमने कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। तो एक तो ये पॉइंट हो गया ई पॉइंट, और एक ये क्या हो गया E1। तो हम ये बात करते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। इसको हम Y0 इनकम लेवल है यहाँ से शो कर सकते हैं। जैसे इनकम इंक्रीज होगी पर्सन की, किसी भी पर्सन की जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली वो सेविंग या इन्वेस्टमेंट अपना इंक्रीज करेगा। तो अगर उसने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया तो उसे लेबर की भी नीड पड़ेगी। तो जब उसे एक्स्ट्रा लेबर की नीड होगी तो लेबर की सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, E से E1 हो जाएगा। मीन्स जैसे इनकम इंक्रीज हुई, यहाँ पर हमने इनकम को जैसे ही इंक्रीज किया, इंक्रीमेंट इन इनकम हुआ जैसे ही डेल वाई, वैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज कर दिया। इन्वेस्टमेंट को हमने इंक्रीज किया और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने से ही क्या हो गया, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गया और हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो भी E0 से हटकर यानी E से हटकर कहाँ चला गया, E1 पे चला गया। यानी अब हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो पहले वाले एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। और होना भी चाहिए ज्यादा, क्यों, क्योंकि पहले हम इतने ही रिसोर्सेज का यूज कर रहे थे सिर्फ, और अब हम ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। तो जब रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। और रिसोर्सेज का यहाँ पर देखा जा रहा है कि रिसोर्सेज जो है अब उनका फुल यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इसमें ये जो है पॉइंट, इसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये वाला जो पॉइंट है, अब जब ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है तो उस समय ये जो पॉइंट है इसको हम क्या मानेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि हम जितना यूज कर सकते थे, जितनी हमारी कैपेसिटी थी वो हमने यहाँ पर यूज नहीं की थी। जितनी हमारी कैपेसिटी थी यूज करने की उसको हमने यहाँ पर यूज नहीं किया था, और इसीलिए इसको क्या कहा गया, क्योंकि जितने पर्सन यहाँ पर वर्क कर रहे थे उससे ज्यादा और पर्सन थे हु आर रेडी टू वर्क, जो काम करना चाहते थे। तो जो काम करना चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। तो इस तरीके से ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये है कि यहाँ पर इतने ही पर्सन काम कर रहे थे और इनकम इतनी ही थी, यानी कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। और अब रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो गया है तो हमने क्या बढ़ा दिया, यानी जितने सोर्स, यहाँ पर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, सिर्फ इतने ही रिसोर्सेज का यूज हो रहा था। इसी वजह से इसे क्या कहा गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये है अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इससे आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहां पर रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज नहीं किया जाए, और रिसोर्सेज जहां पर फुल एम्प्लॉयड नहीं होंगे वहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आएगी ही आएगी।
तो ये था हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं, अगर इसमें आप देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट का जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये कंप्लीट बनाना है, इसको शो मत करना। और जब आप अंडर एम्प्लॉयमेंट का डायग्राम बनाएंगे तो आपको इतना ही शो करना है, सिर्फ ये शो नहीं करना। ओके, तो ये हो गया हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज नहीं है और वहाँ पर रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज थे। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं है, यानी जितने लोग यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं उतने लोगों को वर्क नहीं मिल पा रहा है। तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इनका डिटेल आप पढ़ लेना, डायग्राम का डिटेल आपकी बुक्स में गिवन है, उसको भी आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने गुना होगा। इन्वेस्टमेंट जो है, अभी हम बात कर रहे थे फुल एम्प्लॉयमेंट में, उसमें हम ये बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना इंक्रीज होगा, हाउ मच इंक्रीमेंट। कितना हम इंक्रीज करेंगे इन्वेस्टमेंट को। जैसे अभी हमने बात की थी C+I हो गया और फिर इन्वेस्टमेंट को हमने इंक्रीज कर दिया था नेक्स्ट डायग्राम में और वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया था। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना इंक्रीज होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कब इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट का इंक्रीमेंट डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन वाई, यानी इनकम पर डिपेंड करता है। अब वो कितना इंक्रीज होगा वो हम ये देखते हैं, कैसे पता लगाएंगे, इसका फॉर्मूला है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एट इन्वेस्टमेंट, एट चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू नेशनल इनकम में कितना चेंज आ रहा है उतना ही हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम एक कांस्टेंट से शो कर रहे हैं, वो है K। तो इसका फॉर्मूला आपको वैसे ही पता लग जाएगा, चेंज इन नेशनल इनकम मीन्स डेल वाई अपॉन डेल आई, मीन्स इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आता है, दैट शोज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखिए क्वेश्चन है इसका, फॉर एग्जाम्पल सपोज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 50 करोड़ एज अ रिजल्ट। इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 करोड़ इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है मीन्स चेंज हो रहा है, तो 50 करोड़ हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें स्टेटमेंट कि नेशनल इनकम इसके रिजल्ट में 200 करोड़ इंक्रीज हो जाती है, 200 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा, इजीली आ सकता है ये 200 अपॉन 50 इज इक्वल टू 4। इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए नेशनल इनकम 200 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा K, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा 4 है। तो बताइए इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो डेल आई इज इक्वल टू डेल वाई या वाई अपॉन K, 200 अपॉन 4, 50 आ गया। ये है हमारे पास क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर।
अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हम एमपीएस और एमपीसी का रिलेशन देखते हैं। इसमें एमपीएस और एमपीसी की जो इक्वेशंस हैं वो कैसे बनती हैं। मल्टीप्लायर का मतलब हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इनकम इंक्रीज एंड इट इज द नंबर मीन्स डेल वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल आई। ये हम सॉल्व कर चुके हैं। मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एमपीसी एंड एमपीएस पर और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इसका। हायर द एमपीसी हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। देखिए इसमें एमपीएस और एमपीसी का रिलेशन क्या होता है, एमपीएस एंड एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनका क्या रिलेशन है वो देखते हैं हम। फॉर्मूला है इसका, देखिए k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। आप इस तरीके से भी इनका मल्टीप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/1 माइनस एमपीसी का मीन्स है यहाँ पर क्या, 1/1 माइनस एमपीसी। अगर देखिए यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितनी ज्यादा होगी डिपेंड करता है उस पर कि कितना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा। तो जितनी ये हायर होगी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी उतना ही हायर होगा। मीन्स एमपीसी ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा और इनकम भी ज्यादा इंक्रीज होगी। जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए एमपीसी है हमारी 0.5 हमने एमपीसी एज्यूम कर ली है, तो कितना होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2। अब हमने मान लिया एमपीसी को, एमपीसी है हमारे पास 0.8, तो कितनी होगी 5। मीन्स जैसे जैसे आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को आप इंक्रीज करेंगे, भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर इंक्रीज होगी, कंजम्पशन ज्यादा करेंगे हम तो मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। कंजम्पशन अगर हम ज्यादा करेंगे तो लोगों को इनकम यानी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोगों को इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनकम ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं किसकी, एमपीएस से रिलेशन। भाई अगर हम कंजम्पशन करते हैं, इसका एक रीजन और ये भी है कि अगर हम कंजम्पशन करते हैं तो हमारी जो मनी है वो क्या होती है, सर्कुलेट होती है। भाई कंजम्पशन करेंगे तो मनी तो सर्कुलेट होगी और मनी सर्कुलेट होगी तो क्या होगा, मनी सर्कुलेट होने से क्या होता है, मनी सर्कुलेट होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी इंक्रीज होगी। तो ये है हमारा एमपीसी। अब एमपीएस में रिलेशन में हम सेव करेंगे। एमपीएस का जो रिलेशन होता है वो इसका जस्ट नेगेटिव होता है, अपोजिट होता है इसका। कैसे कि एमपीएस जितनी हायर होगी के उतना ही कम होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/MPS, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस ना। तो अगर ये 0.MPS मान लीजिए 0.5 है तो ये कितनी हो गई 2, और एमपीएस मान लीजिए 0.8 है तो ये कम हो जाएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। इसके कुछ सॉल्यूशन करेंगे और इक्वेशन करेंगे हम कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।